दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वेटनरी ऑफिसर्स के लिए जो यूपी में है। स्पेशली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मानव संपदा पोर्टल से इस बार आपकी अपार लिखी जानी है, अपार की एंट्री होगी। तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे पहले के जो प्रिजम्पशंस थे, जिस बेसिस पे हम काम करते थे, उससे अलग हैं। एक कोई भी ऑफिसर्स की या किसी भी एम्प्लॉय की अपार जो लिखी जाती है वो पूरे 1 ईयर ड्यूरेशन की होती है। लेकिन उसमें होता क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका आईयू, आरओ और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स वो क्या होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। वो अपने हिसाब से ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है कि फिर आपके जो एसएससी ऑफिसर्स होते हैं या जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो आपके चेंज होते रहते हैं। उससे क्या होता है कि फिर आपकी अपार जो है स्प्लिट होने लगती है। स्प्लिट का मतलब कई भागों में बंटने लगती है। पहले की जो प्रैक्टिस रही है कि सपोज एक ऑफिसर या एम्प्लॉय अक्टूबर में ट्रांसफर होके आया किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक की वो अपार अपनी सबमिट करता था और उसी पे उसको ग्रेडिंग मिल जाती थी। बाकी उससे पहले का 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक की सीआर का कोई मतलब नहीं होता था। वो कहाँ गई, कैसे हुआ, देयर वाज नो रिकॉर्ड। तो अभी क्या है कि चूंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो इसमें आपको पूरे 1 साल का रिकॉर्ड उस पर देना पड़ेगा। देना इन द सेंस, ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीआर कुछ पार्ट का एनआरसी हो जाए, नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुछ करना है। लेकिन आपके पूरे ड्यूरेशन की जो जो आपका ड्यूरेशन है सर्विस 1 ईयर, इसको कवर करना है, इसको वहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है पोर्टल के ऊपर। सपोज आपके 1 साल के किसी भी जगह पे टेन्योर में आपके आरओ 2 बदल गए और आपके आईयू बदल गए, आरओ बदल गए, एक्सेप्टिंग ऑफिसर बदल गए, तो उस हिसाब से आपकी सीआर जो है स्प्लिट होती जाएगी, इतने भागों में बढ़ती जाएगी। एक तो डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, तो भी जब भी आप जहां पर रहेंगे वहां पर उस ड्यूरेशन का, जब आप प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट में थे वहां पर के जो आईयू आरओ थे उनके पास वो सीआर जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था। जो मैनुअल हम लोग लिखते थे वो क्या करते थे, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट में जो है बस उसी का काम करके खत्म कर देते थे। पीछे का भले ही वो 7 महीने 8 महीने हमने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे आईओ के अंडर में काम किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो वो चीज़ अब समाप्त हो गई। अभी क्या करना है कि अब आपको हर एक ड्यूरेशन की, पूरे साल के जितने भी ड्यूरेशन है, मंथ्स हैं, उनका ड्यूरेशन जिस भी आईओ के अंडर में आपने काम किया है, अगर वो 90 डेज से ऊपर है तो वो आपको ग्रेडिंग देंगे। अगर 90 डेज से कम उनके अंदर में काम किया है आपने तो वो एनआरसी हो जाएगी, नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं होगी। सिंपल बेसिक रूल है जो पहले भी एग्जिस्ट करता था। तो उसमें एक चीज और है कि सपोज आपका 2 पार्ट में आपकी सीआर स्प्लिट होकर के आपके डैशबोर्ड पर आई और दोनों के आरओ आपके हैं और जो रिव्यूइंग ऑफिसर हैं दोनों हैं और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स भी हैं, और दोनों में क्या है कि 90 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों में आपको ग्रेडिंग मिलेगी। तो आपकी फाइनल ग्रेडिंग क्या होगी, दोनों या तीनों, 3 पार्ट में भी आपकी सीआर जो है स्प्लिट हो सकती है, 4 पार्ट में भी हो सकती है। तो उस केस में क्या होता है कि जब आपकी सारी सीआर एक साथ आती है तो सबका एवरेज, यहाँ पर पहले क्या होता था कि हमारे जो आईओ थे वो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते थे कि जो है उत्कृष्ट, अति उत्तम, उत्तम, इस तरीके की शब्दावली यूज करते थे। तो वो चीजें अब खत्म हो गई। अब क्या होगी, मार्किंग का सिस्टम स्टार्ट होगा। आउट ऑफ 10 दे विल मार्क यू फॉर सम पॉइंट्स, इट इज मेंशन इन द अपार फॉर्मेट। आपकी इंटीग्रिटी के बारे में, आपकी जो है नॉलेज के बारे में, डेडिकेशन टुवर्ड द सर्विस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसमें जो भी होगा वो आउट ऑफ 10 मार्किंग करेंगे। आपके आईओ ने 8 मार्क्स दे दिए, आरओ ने 7 मार्क्स दे दिए और एक्सेप्टिंग ऑफिसर ने 8 मार्क्स दे दिए। तो तीनों का जो एवरेज होगा वो आपका फाइनल ग्रेडिंग होगी और उससे आपको जो भी ग्रेड मिलना है, लाइक आउटस्टैंडिंग और देन सेटिस्फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अब जो है मार्किंग का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो दे विल ग्रेड यू, गिव यू मार्क्स रादर देन ग्रेड्स, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके सीआर जो स्प्लिट हुई है,
और दोनों में आपकी ग्रेडिंग होनी है, मार्किंग होनी है। तो उसमें जो ड्यूरेशन, सपोज 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक, अगस्त सितंबर तक आपने किसी अदर आरओ या एक्सेप्टिंग ऑफिसर या आईओ के अंडर में काम किया, तो उस ड्यूरेशन का जो भी आपका काम है वो आपको पूरा उसका डिटेल उसमें देना पड़ेगा। उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें भरने के लिए क्या है, इनिशियल जो है आपके पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन करना है आपको। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट करी है, जो कि आप लोगों को सबको ध्यान देना चाहिए, स्पेशली कि सेम फाइनेंशियल ईयर में जो लोग ट्रांसफर होकर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। अगर आप सेम फाइनेंशियल ईयर में, आप ग्रेडिंग ईयर में आप अदर डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर होकर आते हैं, तो उसमें एक चीज, तो उसमें क्या होगा कि आपकी सीआर ऑब्वियसली 2 पार्ट में होगी। एक पार्ट पुराने डिस्ट्रिक्ट के आईओ, आरओ और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूट से जाएगी, और दूसरी जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट में है आप, इसके आईओ, आरओ, एक्सेप्टिंग ऑफिसर के रूट से जाएगी। तो जो उसमें जाएगी, वहां का जो असेसमेंट है, जो भी सेल्फ अप्रेजल है, वो वहां का डेटा आप लिखेंगे उसमें, और वो उसको बेसिस पे आपको ग्रेडिंग देंगे। उसके जब आप उसको किसी भी सीआर अपार के लिंक को, पार्ट को जब आप क्लिक करेंगे, तो पहला पार्ट जो ओपन होता है वो सेल्फ जो है डिटेल्स, पर्सनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑफिसर। उसमें 90% चीजें, 99% चीजें आपके मानव संपदा पोर्टल से ही लिया जाता है, जो भी पहले से भरा हुआ है। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो मानव संपदा पोर्टल है वो फुल प्रूफ हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। अगर है तो उसको ठीक करा लीजिए, नंबर 1। दूसरी चीज, जो अदर डिस्ट्रिक्ट का आपका पर्सनल वेरिफिकेशन जब आप करेंगे, तो उसी में आपको आएगा कि पोस्टिंग प्लेस्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट तो ड्यूरेशन आपका पिछले डिस्ट्रिक्ट का है, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पिछले डिस्ट्रिक्ट का ही हॉस्पिटल होगा। जनरली क्या हो रहा है कि अभी जब भी आप अपना ओपन करेंगे, जैसे जो लोग भी, जैसे मैं इस डिस्ट्रिक्ट में इसमें हूँ, किसी ए डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन मेरा जो है पिछला 7-8 महीने का कार्यकाल बी डिस्ट्रिक्ट में रहा है, तो मेरी पोस्टिंग भी बी डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए एज पर दैट स्टेटमेंट। तो उसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट प्लेस ही दिखा रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, वहीं पे एडिट का ऑप्शन है, वहां एडिट करके आप ऊपर से डिपार्टमेंट, स्टेट, डिपार्टमेंट और फिर डिस्ट्रिक्ट कर करके आप अपना उस डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल वहां पे कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से प्रमोशन में यहाँ आते हैं, तो यहाँ वहां पर क्या है कि उस समय का जो पद है वो भी एडिटेबल है, कि उस ड्यूरेशन में जिस पद पर आप थे उसको भी एडिट करके आप वहां के पद में, सपोज कोई वीओ था वहां पे, और यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आके डिप्टी सीवीओ हो गया, तो आपको उसको वीओ कर देना है। ये नहीं कि मैं अभी डिप्टी सीवीओ हूं तो वो भी डिप्टी सीवीओ रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उस ड्यूरेशन का जो असेसमेंट हो रहा है, उस समय आप वीओ थे, उस समय आप उस डिस्ट्रिक्ट में उस हॉस्पिटल पे पोस्टेड थे, तो वो वहीं पे जगह होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इसको ओवरलुक कर लेंगे, उसमें प्रेजेंट सब कुछ दिख रहा है तो उसको ओके कर देंगे, क्योंकि उनको ये नॉर्मल ही दिखता है, बिकॉज वी आर फेसिंग दिस सिचुएशन फर्स्ट टाइम। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। दूसरी चीज कि उसी में नीचे जब आएंगे पर्सनल वेरिफिकेशन में ही, तो उसमें आपके आईओ, आरओ और एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स की लिस्ट भी है, नाम भी है लिखा हुआ है, उनका EHRMS कोड, उसको आप जरूर वेरीफाई कर लें कि वास्तव में वही लोग थे जब आपने वहां पे सर्विस करी थी, क्योंकि ये चीजें उनके पास ही होके जाएंगी। अगर नहीं है तो आप अपने एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रिक्ट का जो भी हेडक्वार्टर सीवीओ ऑफिस है वहां पे बताएंगे, वो तुरंत इमीडिएटली उसको एडिट कर देंगे। उनको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, आपको नहीं दिया गया। तो दोनों पार्ट में आप ये चीजें जरूर से चेक करेंगे। अब सेकंड पार्ट में जब आएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यहीं का पद दिखेगा और यहीं की आपकी लोकेशन दिखेगी, तो इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन नीचे आपको फिर से वही आईओ, आरओ और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को चेक कर लेना है कि वो कहीं गलत ना, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपकी सीआर कहीं और चली जाएगी, फिर आप उसको जो है वो सही रास्ते पे, सही जगह पे नहीं पहुंचेगी और अटकी रहेगी बीच में कहीं। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चीजों को लेकर के। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। एक ही पार्ट के अंदर पहली बात तो आपके पूरे सीआर को 2 पार्ट में बांट दिया गया, क्योंकि 12 महीने से 7 महीने आप कहीं और थे और 6 महीने 5 महीने आप कहीं और थे। पहले तो 2 पार्ट हो गए, लेकिन जब किसी एक पार्ट के अंदर जब इन करेंगे, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, तो उसके अंदर भी 2 पार्ट दिखेगा। पहला पार्ट क्या होगा, पर्सनल वेरिफिकेशन का होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, सेल्फ अप्रेजल का।
सेल्फ अप्रेजल में जब आप आएंगे तो आपको 8 क्वेश्चंस दिखेंगे, 8 प्रश्न है उसके अंदर। उसमें आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट से करना पड़ेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रश्नों को आप देख करके उसका वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें और वर्ड डॉक्यूमेंट में आप टाइप करके रख लें, आराम से टाइप करके उसको रख लें। 30 जून का इस साल लास्ट डेट दिया गया है। जब टाइप करके आप रख लेंगे तो जब आप लॉग इन करेंगे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो जो और 8 क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है कि आपकी जॉब डिटेल्स क्या है, कि आप जॉब की प्रोफाइल क्या है, आपको जॉब चार्ट क्या है इनफैक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के जो हमारा डिपार्टमेंट है इसने जॉब चार्ट को नोटिफाई किया हुआ है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था। आपके पास हो तो ठीक है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। उसमें प्रॉपर दिया गया है कि किस पद का क्या जॉब है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या उनको काम करना है। वहां से आप सेम चीज को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड में आपका टारगेट है कि आपको क्या टारगेट दिया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज है कि आप जो भी डिटेल लिखेंगे उसी ड्यूरेशन का लिखेंगे, जिस ड्यूरेशन की आपकी ये पर्टिकुलर पार्ट की सीआर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके बाद उसमें आपने कितना फुलफिल अचीवमेंट क्या किया, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया, कुछ अदर काम किए। इस तरह करते करते लास्ट में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरा है कि नहीं भरा, अगर भरा है तो किस डेट में भरा है। ये सब सारों जो 8 क्वेश्चंस हैं इनको फुल करने के बाद, राइट करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे सेव ड्राफ्ट का भी ऑप्शन है, आप सेव करते जाइए। और फिर कभी आपको टाइम मिले, जैसे एक बार में चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं या आपके दिमाग में नहीं आ रही है, तो आप वेट कर सकते हैं, अगली बार इसको फिर से लॉग इन करके सेव, आपका ड्राफ्ट ऑलरेडी पड़ा होगा वहां पे, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। पीडीएफ आप अटैच कर सकते हैं, शायद 4 MB तक का मैक्सिमम लिमिट है। आप फाइल बनाइए, उसको कंप्रेस कर दीजिए, 4 MB तक की फाइल इसमें अपलोड कर दीजिए। मेरा सुझाव यही है कि जो पहले से हम सीआर का फॉर्मेट यूज करते आए हैं उसी फॉर्मेट पर आप अपनी सीआर उस ड्यूरेशन का बनाइए, अपार बनाइए और सारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट भी होगा आपके पास भी और यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। क्योंकि जो आपके 8 क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन में 200 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है, उससे ज्यादा आप उसमें लिख ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली वो स्पेस आपके लिए कम पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पीडीएफ बना करके उसको अपलोड करना है। 1 2 3 उसमें ऑप्शन और भी है, आप कई पीडीएफ, लेकिन एक पीडीएफ 4 MB से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो ये चीजें हैं और आपको बहुत ही समरी और कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा लिखते समय, क्योंकि स्पेस बहुत कम है 200 वर्ड्स का। तो उसको आप देखिए और ड्यूरेशन का ध्यान रखिए, किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन का है। अपने IURO का ध्यान रखिए, अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग का ध्यान रखिए कि इस ड्यूरेशन में आप कहाँ थे, किस पद पर थे। तो ये बेसिक चीजें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और लास्ट में जब आपका फाइनल हो जाए तो 30 जून से पहले आप जब नीचे जाएंगे 8 क्वेश्चंस के बाद, अपलोडिंग के बाद, तो आपको आपके IO का नाम दिखेगा वहां पे, फलाना उनका EHRMS कोड। सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे सबमिट कर देंगे तो ये सीधे आपके IO के पास पहुंच जाएगी। वो अपने प्रोफाइल में जब जाएंगे पेंडिंग CR में तो वहां पर मिलेगा, फिर वो उनको जो भी दिखेगा उसके हिसाब से आपको वो ग्रेडिंग देंगे। फिर वो सबमिट करेंगे तो आपके RO के पास जाएगा, फिर वो सबमिट करेंगे तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स के पास जाएगा। दूसरी जो और कुछ सेलिएंट फीचर्स थे, एक तो 90 डेज की जो लिमिट है वो यूनिवर्सल है, उसको आपको ध्यान रखना है, वो ही है। अदरवाइज NRC होगा आपका, जो CR होगा, नो ग्रेडिंग होगी, नो रिपोर्टिंग सर्टिफिकेट। और उसके अलावा एक चीज और ध्यान देनी है कि तो ये थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी। CR लिखना एक आर्ट है, काम को प्रोजेक्ट करना भी एक आर्ट है। जो भी आप काम करते हैं उसको अगर आपका प्रोजेक्शन अच्छा नहीं है तो उसका इवेल्युएशन अच्छा नहीं हो सकता। वो बात अलग है, परिस्थितियां कुछ और है कि चीजें इवेल्युएशन के बेसिस जो है आधार अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑफिसर। लेकिन जो एक ऑफिसर का काम है, एक एम्प्लॉय का काम है अपने आप को प्रोजेक्ट करना, लिखना, और इसको एक रिकॉर्ड में जब भी आप लिखते हैं तो ये एक रिकॉर्ड बनता है। और रिकॉर्ड जब बनता है तो उस पे आप कभी अगर आपके साथ इनजस्टिस भी होता है तो यू कैन चैलेंज इट। सो फॉर चैलेंजिंग दैट यू नीड डॉक्यूमेंट्स, यू नीड प्रूफ दैट यू हैव वर्कड हार्ड at your place wherever and to fulfill the job chart
मैंडेट्स, तो उसको आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जब तक आप नहीं लाएंगे, आप हमेशा वीक रहेंगे और उस चीज़ के लिए कभी भी कंटेस्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज थिंग्स जैसे भी है सिस्टम वो अलग चीज़ है, उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूँगा। बट जो भी एक CR राइटिंग का सिस्टम है उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपसे डिस्कस करूंगा। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।